हेलो एवरीवन। आज हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसके अंदर उद्योग का जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के साथ में। तो सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ जानते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है एक ऐसी बाजार प्रणाली होती है जिसमें कोई भी समरूप वस्तु होती है, उस समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और प्रत्येक क्रेता जो होता है जो कीमत जो होती है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और जो विक्रेता होता है उस विक्रेता को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना सामान बेचना पड़ता है। यानी इसके अंदर जो फर्म होती है वो फर्म जो होती है केवल उत्पादन की मात्रा से संबंधित निर्णय ले सकती है कि उसे जो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है उस पर कितना जो है वो प्रोडक्शन करना है, कितना सामान बेचना है, लेकिन वो जो है कीमत के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इस पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो उद्योग होता है उसके बारे में अब आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज एन इंडस्ट्री? उद्योग क्या होता है? वैसे अगर आप साधारण भाषा के अंदर देखें तो जो फर्मों का समूह होता है, यानी जब दो या दो से अधिक फर्में मिल जाती है तो उनके समूह को हम उद्योग कहते हैं। लेकिन सभी प्रकार की फर्में जो है उनके समूह को हम उद्योग नहीं कह सकते। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल जो समरूप वस्तुएं हैं उन समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं उन फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं। तो जो एक जैसी वस्तुएं बनाने वाली जितनी भी यूनिट्स है प्रोडक्शन की, उन सभी यूनिट्स को मिला करके हम जो है उद्योग कहते हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो उद्योग का संबंध जो है केवल पूर्ण प्रतियोगिता से ही होता है, क्योंकि जब हम उद्योग का संबंध समरूप वस्तु से जोड़ते हैं और समरूप वस्तु का संबंध पूर्ण प्रतियोगिता से होता है, क्योंकि बाकी और जो भी बाजार के प्रकार होते हैं उनमें वस्तुएं समरूप नहीं होती। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो समरूप वस्तु होती है, इसलिए उद्योग का संबंध केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता से होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर अब हम ये देखते हैं कि जो उद्योग होता है उसके अंदर संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले आप ये देखते हैं कि उद्योग के संतुलन का मतलब क्या होता है। एक उद्योग उस अवस्था में संतुलन में होता है जब इसके उत्पादन में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब न तो बाजार में जो वर्तमान फर्में हैं वो अपने उत्पादन में परिवर्तन करे और न ही कोई जो फर्म है वो बाजार के अंदर प्रवेश करे और न ही कोई फर्म है वो बाजार को छोड़े। यानी पूरी तरह से ठहराव की स्थिति है। अब अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो उद्योग में या तो वर्तमान फर्में अगर अपने उत्पादन में परिवर्तन कर दे तो भी उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वर्तमान फर्में वो उद्योग को छोड़ दे तो भी उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर कोई नई फर्म जो है उद्योग के अंदर प्रवेश कर जाए तो भी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो ऐसे में अगर उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखना है तो वर्तमान फर्मों के द्वारा अपने उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश नहीं होना चाहिए और पुरानी फर्मों का जो उद्योग को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तो जब ये स्थिति किसी भी उद्योग में आ जाती है तो वो जो एक ठहराव की, एक संतुलन की, एक अपरिवर्तन की स्थिति होती है और इसी को हम जो उद्योग का संतुलन कहते हैं। ऐसा उस अवस्था में हो सकता है जब उद्योग के अंदर केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हो। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो असामान्य लाभ की अवस्था के अंदर वर्तमान फर्में भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगी और नई फर्में वो भी बाजार में आने की कोशिश करेंगी, तो उसे उत्पादन की मात्रा स्थिर नहीं रहेगी। और अगर फर्मों को हानि हो रही है तो उस स्थिति के अंदर जो है वो जो पुरानी फर्में हैं वो कुछ फर्में तो अपने प्रोडक्शन की मात्रा को कम कर देंगी और कुछ फर्में जो उद्योग को छोड़ देंगी, अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उत्पादन में अवश्य परिवर्तन होगा, लेकिन जब केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो न तो वर्तमान फर्में अपने प्रोडक्शन को चेंज करना चाहती है और न जो नई फर्में वो बाजार में प्रवेश करना चाहती है। तो इस अवस्था के अंदर जो है उद्योग के अंदर संतुलन की स्थिति पाई जाती है। तो उद्योग के संतुलन का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर जो है उत्पादन में परिवर्तन नहीं होता और ऐसा जो है सामान्य लाभ की स्थिति में पॉसिबल होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं हैंसन के शब्दों में। एक उद्योग उस अवस्था में संतुलन में होगा जब उद्योग के आकार में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अब परिवर्तन में विस्तार भी हो सकता है और संकुचन भी हो सकता है। विस्तार
कब होगा? जब वर्तमान फर्में उद्योग उत्पादन बढ़ाएंगी या नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। संकुचन कब होगा? जब वर्तमान फर्में उद्योग के अंदर प्रोडक्शन को कम करेंगी या जो कुछ फर्में उद्योग को छोड़ देंगी। तो ये किसी भी प्रकार की स्थिति जो है उद्योग में ना हो तो संतुलन होता है। इस अवस्था में नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर रही है और पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ नहीं रही है, तो ये जो है एक उद्योग के लिए संतुलन की अवस्था होती है। उद्योग का संतुलन दो अवस्थाओं में निर्धारित किया जा सकता है। एक तो उद्योग का अल्पकालीन संतुलन और दूसरा उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन। तो आज हम बारी बारी से दोनों को ही डिस्कस करेंगे। हम उद्योग के अल्पकालीन संतुलन को भी डिस्कस करेंगे और हम उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप उद्योग के अल्पकालीन संतुलन की कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन सी शर्तें होंगी तो अल्पकालीन संतुलन जो वो मिलेगा। पहला, उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होनी चाहिए, क्योंकि संतुलन की सबसे पहली कंडीशन यही है कि उद्योग की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। दूसरा, उद्योग में न तो कोई फर्म प्रवेश करे और न ही कोई फर्म जो उद्योग को छोड़े, अर्थात उद्योग के अंदर फर्मों की संख्या स्थिर होनी चाहिए। फर्मों की संख्या के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है, उद्योग की सभी फर्में संतुलन में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम उद्योग के अंदर फर्मों के संतुलन की बात करते हैं और आप अगर अल्पकाल को देखते हैं तो जैसा कि हमने पहले फर्म के संतुलन के अंदर अल्पकालीन जो सिनेरियो था उसको डिस्कस किया, तो उसके अंदर हमने पाया था कि फर्में जो है सामान्य लाभ की अवस्था में अल्पकाल में संतुलन में हो सकती है, अल्पकाल के अंदर फर्में जो असामान्य लाभ में भी संतुलन में हो सकती है और अल्पकाल के अंदर फर्में जो है हानि की अवस्था में भी संतुलन में हो सकती है। तो उद्योग के अंदर फर्में जो है किसी भी अवस्था में यहाँ पर संतुलन में हो सकती है। अल्पकाल में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की अवस्था में भी संतुलन में हो सकती है। आगे उद्योग का अल्पकालीन संतुलन। अल्पकाल के अंदर उद्योग उस अवस्था में संतुलन में होता है जब उद्योग की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब उद्योग की मांग का मतलब क्या है? जितने भी क्रेता है सभी क्रेताओं के द्वारा जो मांग की जाती है उसको जोड़ करके हम उद्योग की मांग निकाल सकते हैं। और उद्योग की पूर्ति का मतलब है कि जितने भी विक्रेता है सभी विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली पूर्ति को जोड़ करके हम जो उद्योग की पूर्ति निकाल सकते हैं। तो जहां पर उद्योग की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर जो उद्योग का संतुलन होगा। जैसे मान लीजिए ये उद्योग के लिए डिमांड है, ये उद्योग के लिए सप्लाई है, तो जहां पर ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर जो है कीमत और जो संतुलित मात्रा उसका निर्धारण होगा। और संतुलन का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर उद्योग की मांग तथा उद्योग की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कुल मांग बराबर कुल पूर्ति होना चाहिए। लेकिन अल्पकाल के अंदर उद्योग जो है पूर्ण संतुलन की अवस्था में संतुलन में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम पूर्ण संतुलन के जब बात करते हैं तो पहले हम जो पूर्ण संतुलन का अर्थ जानते हैं। पूर्ण संतुलन जो है बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा होता है। यानी मान लीजिए 5 फर्में हैं तो पांचों की पांचों फर्मों को जो है नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो उस अवस्था के अंदर जो वो सभी फर्में पूर्ण संतुलन की अवस्था में होगी। लेकिन क्योंकि अल्पकाल के अंदर हमने जब संतुलन को डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि अल्पकाल के अंदर कुछ फर्में जो है सामान्य लाभ की अवस्था में संतुलन में हो सकती है, कुछ फर्में हानि की अवस्था में संतुलन में हो सकती है और कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था में संतुलन में हो सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि भी सभी फर्में पूर्ण जो है वो सामान्य लाभ की अवस्था में संतुलन में हो। तो इसलिए अल्पकाल के अंदर जब उद्योग का संतुलन होता है तो वो पूर्ण संतुलन की अवस्था में संतुलन नहीं होता। लेकिन अल्पकाल में जब उद्योग संतुलन में होता है तो कुछ फर्में सामान्य लाभ, कुछ फर्में असामान्य लाभ और कुछ फर्में जो हानि भी उठा सकती है और इन तीनों ही अवस्थाओं में संतुलन में हो सकती है। इसलिए अल्पकालीन जो संतुलन होता है उद्योग का वो जो है पूर्ण संतुलन नहीं होता। अब हम देखते हैं उद्योग और फर्म का संतुलन। सबसे पहले हमारी जो दाईं तरफ है वो फर्म का संतुलन है और जो बाईं तरफ डायग्राम है वो उद्योग के संतुलन को दिखाएगा। और हमें पता है कि उद्योग का संतुलन वहां पर होता है जहां पर उद्योग की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पहले जो डायग्राम है उसके अंदर ओ एक्स अक्ष के ऊपर क्वांटिटी ली गई है 10 to 50 और ओ वाई के ऊपर जो है वो कीमत ली गई है वस्तु की 1 to 5। तो यहाँ पर जो उद्योग का ये मांग वक्र दे रखा है डीडी मांग वक्र और एस एस जो उद्योग का सप्लाई वक्र दे रखा है। तो यहाँ पर मांग और पूर्ति आप देखिए ई बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ई जो है उद्योग के लिए संतुलन का बिंदु है
और इस ई बिंदु ने उद्योग के अंदर जो संतुलन की मात्रा का निर्धारण किया गया है वो जो है 30 गुड्स का किया गया है। और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो 3 रुपए कीमत निर्धारित होती है। तो उद्योग का संतुलन तो हमने निर्धारित कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जहाँ पर उद्योग संतुलन में है उस अवस्था के अंदर फर्मों की क्या स्थिति है। क्या फर्में सामान्य लाभ की अवस्था में संतुलन में है, क्या फर्में असामान्य लाभ की अवस्था में है, क्या फर्में हानि उठा रही है। तो हम इसके अंदर दो चीजों को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर वैसे तो ये जो है डायग्राम हमें जो एक साथ बनाना चाहिए कि एक फर्म का हम जो सामान्य लाभ दिखा रहे हैं, एक फर्म के अंदर हम असामान्य लाभ दिखा रहे हैं और एक फर्म के अंदर हम जो है लॉस दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने जो दो डायग्राम बनाए, दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो अब ये जो कीमत निर्धारित हो गई 3 रुपए, जिसको हमने ओपी कीमत दिखाया है फर्म के लिए, वहां पर फर्म के लिए जो है AR और MR वक्र है ये। और संतुलन के लिए हमें पता है फर्म का संतुलन जो है MR इक्वल टू MC होना चाहिए। तो हमने ये SMC वक्र बना दिया और SMC वक्र ने MR वक्र को नीचे से कट किया E बिंदु पर। तो यहाँ पर E जो है वो फर्म के लिए जो है संतुलन का बिंदु है और फर्म जो है OQ मात्रा का जो है वो प्रोडक्शन करेगी, OQ मात्रा की सप्लाई करेगी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि फर्म को यहाँ पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमें AC चाहिए, तो SAC हमारे पास में है। अब ये देखिए SAC जो है ये AR से ज्यादा है। AR जो है OQ के बराबर है, लेकिन AC जो है ये जो AR है वो QE के बराबर है। ये देखिए AR जो QE के बराबर है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो QE से ज्यादा है। इसका मतलब लागत जो है वो कीमत से ज्यादा है, तो फर्म को लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कितना हो रहा है फर्म को वो देखिए। ये फर्म के लिए लॉस की स्थिति है A P1 PE के बराबर जो फर्म को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जब देखिए उद्योग संतुलन में है तो फर्म भी संतुलन में है, लेकिन संतुलन की अवस्था के अंदर अल्पकाल के अंदर फर्म को जो लॉस हो रहा है। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक जो फर्म है, पहले आप उद्योग का संतुलन निर्धारित करते हैं। DD उद्योग का मांग वक्र है और SS उद्योग के लिए सप्लाई वक्र है। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर संतुलन की जो मात्रा है वो 30 निर्धारित हो रही है, संतुलन की कीमत 30 निर्धारित हो रही है। और ये जो है फर्म के लिए AR और MR कर्व है, OP कीमत है। और उद्योग फर्म के संतुलन के लिए MR इक्वल टू MC होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने MC कर्व बना लिया। MC कर्व जो है E बिंदु पर AR को कट कर रहा है, जहाँ पर जो OQ संतुलन की मात्रा का निर्धारण हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो AC है SAC वो जो है AR से कम है। इसका मतलब कीमत ज़्यादा है और लागत जो है औसत लागत है वो कम है। तो फर्म को जो है प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है? EAP1P के बराबर जो है फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो पहला हमने डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि भी उद्योग जो संतुलन में वहाँ पर कुछ फर्में जो है लॉस उठा रही है। दूसरे डायग्राम में हमने देखा कि भी जहाँ पर उद्योग का संतुलन है वहाँ पर कुछ फर्मों को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। और आप एक और रेखा चित्र भी बना सकते हो जिसके अंदर आप जो है फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो SAC है वो AR के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो आप ये दोनों या तीनों डायग्राम जो एक साथ बनाओगे, एक ये डायग्राम हो गया, उसी के साथ में आप आगे बनाओगे और उनको जो है एक्सप्लेन करोगे। तो जितनी बेहतर तरीके से आप डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेन करोगे उतना ही बेहतर जो आपका जो वो परफॉर्मेंस रहेगा, उतना ही बेहतर जो आपका इम्प्रेशन है वो टीचर के ऊपर, एग्जामिनर पर रहेगा। तो इसलिए आप जो है अच्छे तरीके से डायग्राम बनाइएगा, उसके साथ में जो है जितनी ज़्यादा हो सके इनकी एक्सप्लेनेशन करके देखिएगा। जितनी बार आपको इनको एक्सप्लेन करोगे उतना ही बेहतर जो आप इनको एक्सप्लेन करते जाओगे। नेक्स्ट, इसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि उद्योग का जो दीर्घकालीन संतुलन है उसकी कंडीशन क्या है। अभी तक हमने अल्पकालीन संतुलन को डिस्कस किया है, अब हम दीर्घकालीन संतुलन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन है वो है कि फर्मों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात उद्योग के अंदर न तो कोई नई फर्म प्रवेश करनी चाहिए और न ही कोई पुरानी फर्म जो उद्योग को छोड़ करके जाए। दूसरा, उद्योग की जो कुल मांग और कुल पूर्ति जो वो बराबर होनी चाहिए। जहां पर उद्योग के लिए कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी वहां पर जो उद्योग का संतुलन होगा। और तीसरी जो कंडीशन है कि उद्योग की सभी फर्में जो है सामान्य लाभ की अवस्था में संतुलन में होनी चाहिए। यहाँ पर जो है पूर्ण संतुलन की अवस्था होगी, क्योंकि पूर्ण संतुलन की अवस्था के अंदर जहाँ पर उद्योग संतुलन में होता है
उस कीमत के ऊपर सभी फर्में जो होती है केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है। और सामान्य लाभ की जो अवस्था होती है वो हमें पता है कि ए आर इक्वल टू ए सी होता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वहां पर जो है फर्म की जो कीमत है वो उसके बराबर होनी चाहिए और सभी फर्में जो इसी अवस्था में संतुलन में होनी चाहिए। उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में उद्योग उस अवस्था में संतुलन में होता है जब उद्योग के लिए कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। दीर्घकाल में उद्योग पूर्ण संतुलन की अवस्था में संतुलन में होता है। अब पूर्ण संतुलन का मतलब क्या होता है कि जब सभी फर्में जो होती है केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तो उस अवस्था के अंदर उद्योग जो है वो पूर्ण संतुलन में होता है। और जब सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तो ना तो कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश करना चाहती है और ना कोई पुरानी फर्म जो है बाजार को छोड़ करके जाना चाहती है। अब हम बार बार जो एक सामान्य लाभ शब्द का प्रयोग करते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ होता क्या है। तो सामान्य लाभ जो है लाभ की वह न्यूनतम मात्रा होती है कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो एक उद्योगपति को होना चाहिए ताकि वह जो उद्योग को छोड़ करके ना जाए। तो किसी भी उद्योग के अंदर उद्योगपति को बनाए रखने के लिए उस उद्योग में अपना उत्पादन जारी रखने के लिए जो न्यूनतम लाभ की मात्रा होती है उसे हम जो है सामान्य लाभ कहते हैं। और सामान्य लाभ के अंदर सभी प्रकार की जो लागतें होती है वो शामिल होती है और उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उद्योगपति का जो मिनिमम प्रॉफिट का लेवल होता है वो भी उसमें शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कि भी एक वस्तु की कीमत जो वो 15 रुपये आ रही है, लागत 15 रुपये आ रही है और उद्योगपति कहता है कि मिनिमम जो है 2 रुपये जो है मैं प्रॉफिट प्राप्त करूंगा। तो ऐसे के अंदर ये 17 रुपये जो है वो उसके लिए जो है वो मिनिमम कीमत होगी, जिस कीमत से कम कीमत होने पर वो जो है उद्योग के अंदर जो वो उत्पादन नहीं करेगा। तो जो न्यूनतम लाभ की मात्रा होती है उसे हम जो वो सामान्य लाभ कहते हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में उद्योग के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है, दीर्घकालीन संतुलन के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत फर्म जो है बिना लाभ और बिना हानि के स्तर पर जो है दीर्घकालीन संतुलन में रहे। यानी दीर्घकाल के अंदर सभी फर्में जो है वो केवल सामान्य लाभ प्राप्त करें। यहाँ पर बिना लाभ और बिना हानि का मतलब है कि ना तो फर्म को हानि हो रही है और ना फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, केवल जो नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म को प्राप्त होना चाहिए। और उस अवस्था के अंदर जो है वो सभी फर्में संतुलन में होंगी और उद्योग है वो भी संतुलन में होगा। अब हम इसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले जो रेखा चित्र उसके अंदर हमने उद्योग का संतुलन बनाया है और उद्योग के संतुलन का हमें पता है कि उद्योग के अंदर जो जहाँ पर डिमांड और जो पूर्ति वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर जो उद्योग का संतुलन होता है। तो यहाँ पर ई बिंदु के ऊपर जो है उद्योग के लिए मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर संतुलन निर्धारित हो गया। और अब इस कीमत के आधार पर हम जो है फर्म के लिए ए आर और एम आर कर्व बना लेते हैं। ये फर्म के लिए ए आर और एम आर कर्व है। अब हम दीर्घकालीन संतुलन की बात करते हैं तो दीर्घकालीन संतुलन के अंदर संतुलन की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि एम आर इक्वल टू एल एम सी यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारे पास में ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो कि ई बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ पर जो संतुलन की मात्रा है फर्म के लिए वो ओ क्यू निर्धारित होती है। अब हमें ये भी देखना है कि फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त हो और नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राप्त होती है तो फर्म के लिए ए आर इक्वल टू एल ए सी होता है। तो हम एक ऐसा एल ए सी बनाते हैं जो ए आर के इक्वल हो और ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करे। तो हमारे पास में एल ए सी है, तो ये दीर्घकालीन संतुलन हो गया फर्म का। और जहां पर फर्म का दीर्घकालीन संतुलन होता है वहां पर फर्म का अल्पकालीन संतुलन भी होता है, यानी यहाँ पर एस एम सी भी इक्वल होगी और एस ए सी भी इक्वल होगी। तो ये हमारे पास में एस ए सी है जो कि ई बिंदु पर कट स्पर्श कर रही है और ये हमारे पास में एस एम सी है जो कि ई बिंदु पर कट कर रही है। तो इस प्रकार से फर्म के लिए जो दीर्घकालीन संतुलन है वो और अल्पकालीन संतुलन जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं और ये केवल एक फर्म का बनाया हमने। सभी फर्में जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पर दीर्घकाल के अंदर जो फर्म के लिए संतुलन की कंडीशन है वो है एल एम सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एल ए सी इक्वल टू एस ए सी इक्वल टू एस एम सी। और यहाँ पर ये जो कंडीशन पूरी होती है तो सभी फर्में जो है वो दीर्घकाल के अंदर सामान्य लाभ भी प्राप्त करेंगी। तो इस प्रकार से हमने जो है उद्योग का अल्पकालीन संतुलन भी किया और हमने उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन भी किया। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।